Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10 India Natural Vegetation and Wildlife। बेटा अगर हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हैं हमारी कंट्री इंडिया में। क्योंकि क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो हमें डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, थॉर्नी बुशेस भी मिलेंगे, तो माउंटेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, एवरग्रीन भी मिलेंगे, तो डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेंगे। अब बेटा अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पर एनिमल की जो वैरायटी होगी वो अलग होगी एज़ कम्पेयर टू थॉर्नी बुशेस, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के एनिमल्स भी अवेलेबल हैं और प्लांट्स, ट्रीज, शब्स भी अवेलेबल हैं। देखो अगर हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करें इंडिया में तो ये इनकम्पेरेबल गिफ्ट है नेचर का। नेचर ने बहुत बढ़िया गिफ्ट हमें दिया है, किसको? इंडिया को। क्योंकि हमारी कंट्री में क्लाइमेटिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम थार राजस्थान को कंपेयर करें कश्मीर से तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे। कश्मीर को जब आप केरला से कंपेयर करेंगे तो क्लाइमेटिक वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। डिफरेंसेस हैं यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो क्योंकि क्लाइमेटिक वेरिएबल्स अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, कहीं पर क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, कहीं पर बिल्कुल अलग, इसीलिए हमारी कंट्री में वाइड रेंज में नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई? क्योंकि क्लाइमेटिक वेरिएबल्स हमारी कंट्री में हैं इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन कंट्री में देखने को मिलते हैं। अगर हम फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें हमारी कंट्री में तो हम देखेंगे जैसे जैसे रेनफॉल वेरी करेगी वैसे वैसे टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी चेंज होगा। अगर हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, किसके डिस्ट्रीब्यूशन की? फॉरेस्ट की हमारी कंट्री में, तो हम ये पाएंगे कि बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशन है किस में? रेनफॉल जोन्स में और नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट में। ठीक है, जिस टाइप की रेनफॉल जहाँ होगी उस टाइप का फॉरेस्ट हमें देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। इंडिया की जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड में 10th है। बात अगर हम करें प्लांट डाइवर्सिटी की बात अगर हम करें तो प्लांट डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे सबसे ज़्यादा प्लांट डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में ही देखने को मिलती है। और अगर सिर्फ एशिया की बात करें तो 4th नंबर पे हमारी रैंकिंग आती है। आई बात समझ में? वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग 10th है प्लांट डाइवर्सिटी में और एशिया में 4th है। देखो लगभग हमारी कंट्री में 47,000 प्लांट स्पीशीज़ अवेलेबल हैं और 89,000 एनिमल की स्पीशीज़ अवेलेबल हैं। क्लियर है? क्या 47,000 प्लांट की स्पीशीज़ अवेलेबल हैं और 89,000 स्पीशीज़ अवेलेबल है एनिमल की। ऐसे माना जाता है कि वर्ल्ड में जितनी स्पीशीज़ मिलती हैं वाइल्ड लाइफ की उसका 80% हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। फिर से ध्यान से सुनो, हमारी कंट्री में प्लांट की स्पीशीज़ कितनी अवेलेबल है? 47,000 और एनिमल की 89,000 स्पीशीज़ अवेलेबल है। ऐसे और बेटा ऐसे माना जाता है, ज़रा ध्यान से सुनो, ये कंसीडर किया जाता है कि हमारी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ अवेलेबल है वो दुनिया में जितनी स्पीशीज़ अवेलेबल है ना उसका 80% है। मतलब अगर दुनिया में 100 टाइप की वैरायटी वाइल्ड लाइफ की पाई जाती है तो उसमें से 80 वैरायटी हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है। क्लियर हुई बात? इट इज़ कंसिडर्ड दैट अराउंड 80% ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ जितनी भी हैं दुनिया में उसका 80% कहाँ पर अवेलेबल है बेटा? हमारी कंट्री इंडिया में। हम यहाँ पर नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पीशीज़ के टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 100 टाइप की स्पीशीज़ अवेलेबल है तो 80 टाइप की हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है। और बेटा ये भी बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है। और नोटिस क्या, देखो ये फैक्ट तो आपको पता होना ही चाहिए कि जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी उस टाइप का वेजिटेशन होगा। अब अगर हम माउंटेनियस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो अब वैसी बात है वो माउंटेन पे अवेलेबल ही होगा। क्लियर है? थॉर्नी बुशेस कहाँ पर अवेलेबल होंगी? जहाँ पर बारिश कम होगी। तो क्लोज रिलेशनशिप को रिलेशन होता है, देयर इज़ क्लोज को रिलेशन, बहुत ज़्यादा क्लोज को रिलेशन होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में और वेजिटेशन के टाइप में कि भाई अगर इंडिया में क्लाइमेट ऐसा है तो ये वेजिटेशन मिलेगा, अफ्रीका में क्लाइमेट ऐसा है तो ये वेजिटेशन मिलेगा। ये सीधा सीधा रिलेशन इनके बीच में होता है।
अगर हम इंडिया की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे। इंडिया में बहुत सारे एनिमल, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स मिलेंगी, ठीक है, विथ रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़। कुछ ऐसी एनिमल स्पीशीज़ भी मिलेंगी जो रेयर हैं और कुछ एंडेंजर्ड हैं। और बेटा ये जो वर्ड एंडेंजर्ड है इसका मतलब होता है कि वो एनिमल स्पीशीज़ जो खतरे में है, जिनको अगर हमने अभी प्रोटेक्शन नहीं दिया तो आने वाले टाइम में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप के ट्रीज़ मतलब पेड़, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, थॉर्नी प्लांट्स कांटे वाले प्लांट और ग्रासेस अवेलेबल हैं। हमारी कंट्री में हमें क्या क्या मिल जाएंगे? ट्रीज़ मतलब पेड़, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, थॉर्नी प्लांट्स मतलब कांटे वाले प्लांट्स और ग्रासेस अवेलेबल हैं। ये हमने, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने ट्रीज़ नहीं देखे होंगे, प्लांट्स नहीं देखे होंगे, बुशेस नहीं देखे होंगे, ऑलमोस्ट सब नहीं देखे होंगे, ठीक है। कैक्टस आपने देखा होगा, वो थॉर्नी प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। रोज़ या तुलसी का पौधा सबके घरों में होता है, वो बुशेस का एग्जाम्पल हो गया। नीम, बैनियान, ये सारे ट्रीज़ हो गए। घास आप लोगों ने देखी ही होगी। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें बुशेस और शब्स कहते हैं, जैसे कैक्टस, हिबिस्कस, रोज। जो बिग प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं उन्हें ट्रीज़ कहते हैं, जैसे मैंगो, पीपल। ये तो बहुत मतलब बच्चों वाली बात होगी ना, तो आपको पता होगा। हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है, कुछ पेड़ भैया बहुत 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 लंबे होते हैं और उनमें लीव्स बहुत कम होती हैं, जैसे पाम ट्री। वी कैन ऑल्सो सी सम टॉल ट्रीज। हम कुछ बहुत लंबे लंबे पेड़ देखते हैं जिनमें कुछ फ्यू लीव्स होती हैं, जैसे पाम। जो प्लांट्स और बुशेस होते हैं ये सिर्फ सिटी और कंट्री में नहीं मिलते हैं बेटा, ये ओवरऑल वर्ल्ड में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सिटी हमारी कंट्री में मिलते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में मिलते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इन प्लांट्स को, इन बुशेस को किसने ग्रो किया होगा? बेटा हमने नहीं ग्रो किया, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। ये एक्चुअली हमें भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। क्योंकि बेटा ये खुद से ग्रो हुए हैं, अपने आप ग्रो हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। हम गमले में एक पौधा जब लगाते हैं तो पहले पौधा खरीद के लाते हैं, फिर सॉइल लेके आते हैं, है ना, सॉइल के जो पैकेट्स होते हैं वो लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और वो प्लांट कभी ग्रो होता है, कभी नहीं ग्रो होता है। तो सच में हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे नेचर ने हमें इतने सारे प्लांट, इतना बड़ा फॉरेस्ट कवर दिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रासेस हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये खुद ही खुद ग्रो हो जाते हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना हेल्प के, ठीक है। हम तो इतने दुष्ट हैं कि अगर हमारे इंटरवेंशन से ये ग्रो होते तो हम तो वो करते ही नहीं, है ना। हम कहाँ किसी की हेल्प करते हैं, कहाँ कुछ करते हैं बिना मतलब के। पर ठीक है, चलो, हमारी कंट्री में ग्रासेस भी हैं, शर्ब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं और खुद से ग्रो हो गए हैं। इन्होंने हमारी कभी मदद नहीं मांगी, हाँ उल्टा हम इन्हें ज़रूर काट देते हैं, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन बीइंग की हेल्प नहीं ली है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। जो टर्म फ्लोरा है उसे हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं वेजिटेशन के लिए। फ्लोरा स्टैंड्स फॉर वेजिटेशन एंड फौना स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। बेटा ये एक फैक्ट है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेशनल वेल्थ है। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट आपके पास अवेलेबल है उतना ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपके पास अवेलेबल है, फ्रेश ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है। तो एक्चुअल में नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेशनल वेल्थ तो है। और इंडिया इसमें बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड। क्यों ब्लेस्ड है भाई? क्योंकि हमारे पास तो नेचुरल वेजिटेशन की बहुत वैरायटी अवेलेबल है। लगभग 47,000 डिफरेंट स्पीशीज़ हमारे पास प्लांट के अवेलेबल है और 15,000 स्पीशीज़ हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट के अवेलेबल है। देयर आर अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। प्लांट के कितने स्पीशीज़ अवेलेबल हैं? 47,000 और 15,000 हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज़ अवेलेबल है। क्योंकि अब हम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर भी हमारी बेसिक नीड बनी गई है ना, नहीं तो हम लोगों को खाना कैसे देंगे?
टुडे मोर देन हाफ ऑफ द लैंड इज़ अंडर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। आज बेटा आधे से ज़्यादा ज़मीन जो हमारे पास अवेलेबल है उस पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, वो भी ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हैं, फ्यूल देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि फॉरेस्ट कम इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, पर हम आधे से ज़्यादा ज़मीन पे तो क्या ही करें बेटा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। पर हम ह्यूमन इतने मूर्ख हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि हम ब्रूटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, बुरी तरीके से हम शोषण कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन का। देखो, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है मान लिया, पर अगर नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। हम इस सड़ी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी इसी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और कंटिन्यूसली हम इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसको कम कम और कम करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। कहीं पर कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, कहीं पर फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत ख़राब है बेटा। ह्यूमन बींग्स ब्रूटली एक्सप्लॉइट करें नेचुरल वेजिटेशन कवर को। हमारे इंडिया के ऐसे माना जाता है कि हर कंट्री में जो भी लैंड एरिया अवेलेबल हो उसका 1/3 क्या ही होना चाहिए बेटा, फॉरेस्ट। ये आइडियल सिचुएशन होती है, आपकी कंट्री का एरिया कोई भी क्यों ना हो, उस इतना बड़ा एरिया है तो उसका 1/3, इतना से इतनी सी छोटी कंट्री है आपकी तो उसका 1/3, बहुत बड़ी भी कंट्री है तो उसका 1/3। इट मीन्स आपकी कंट्री का जो भी एरिया है उसका 1/3 एरिया किससे कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट से। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। पर अगर हम हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 19% फॉरेस्ट कवर है, जो एक्सपेक्टेड कवर है उससे बहुत कम है ना। जो एक आइडियल फिगर है उससे ये बहुत कम है। सो कितना एरिया होना चाहिए कंट्री में, कंट्री के एरिया का 1/3 क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। हमारी कंट्री में कितना है, 19 है, जो एक सही फिगर नहीं है बेटा। 1/3 होना चाहिए पर हमारे पास कितना ही है, 19। 1/3 कितना होता है, 33.33, है ना। और हमारे पास सिर्फ कितना है, 19%। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है भाई, हमें हमारे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। बेटा जो ग्रोथ होती है नेचुरल वेजिटेशन की वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर एरिया का, बारिश कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है ना। रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, माउंटेनियस रीजन है, प्लेन्स है, प्लाट्यू है, मिट्टी का टाइप क्या है, सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो नेचुरल वेजिटेशन किस एरिया में कैसा होगा वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है क्लाइमेट, देन रेनफॉल, रिलीफ, सॉइल। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन किससे कवर है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन से। सिर्फ जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर आपको टेम्परेट टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। बेटा इक्वेटर के पास ये 0 डिग्री इक्वेटर जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 0 डिग्री इक्वेटर जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्लियर है। इसके पास ही 8 डिग्री से हमारा इंडिया चालू हो जाता है। तो हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो ट्रॉपिकल वेजिटेशन वाला है। पर जो हिमालयन रीजन है उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पर हमें टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन भी देखने को मिलती है। हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल ग्रास, बेटा अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जिन्हें हम सवना भी कहते हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है। सवना जिन्हें हम कहते हैं सवना वो हमारी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमारी कंट्री में है ही नहीं। कुछ फ्यू प्लेसेस पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन है ही नहीं है नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि कंटिन्यूसली हम उन्हें कट किए जा रहे हैं और उस ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जगहों पर इन फ्यू प्लेसेस देयर इज़ नॉट मच नेचुरल वेजिटेशन लेफ्ट, बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन बचा ही नहीं है, ठीक है। कहाँ पर, प्लेन्स पर। क्यों, क्योंकि हम जो नेचुरल वेजिटेशन था उसे चॉप डाउन कर करके ईयर बाय ईयर हमने उस ज़मीन को काय में कन्वर्ट कर लिया है, फार्मिंग
में, मतलब उस ज़मीन पर हम क्या करने लग गए हैं, अब खेती करने लग गए हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का है उसे हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट हैं ये वहाँ पर ग्रो होते हैं बेटा जहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होती है। कितनी रेनफॉल? 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। एक साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जो रेनफॉल होती है उसे हैवी रेनफॉल कहते हैं। और इस हैवी रेनफॉल में जो फॉरेस्ट ग्रो होता है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब क्या कि भाई जो पेड़ लगेगा उसको विष्णु जी का वरदान प्राप्त होगा कि बेटा तेरी एक भी पत्ती नहीं गिरेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ होते हैं। जब ये वाले ट्रीज़ अपनी लीव्स को शेड कर रहे होते हैं, मतलब गिरा रहे होते हैं, तब यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जो कैसे दिख रहे होते हैं? ग्रीन। बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो कैसे दिख रहे होते हैं? ग्रीन। क्लियर है? तो मतलब अगर 5-10% जो फॉरेस्ट कवर है वहाँ के जो ट्रीज़ हैं अगर वो अपनी लीव्स को शेड कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो बाकी 80% 85% फॉरेस्ट में पूरे जो ट्रीज़ होंगे वो ग्रीन होंगे। इसीलिए ये हमेशा ग्रीन दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एवरग्रीन। समझ में आई बात? एवरग्रीन का मतलब ये नहीं है कि पेड़ में एक बार जो पत्ती लगेगी वो 100-200 साल तक जीती रहेगी, बिल्कुल नहीं। पर यह है कि यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो एक साथ में लीव्स को शेड नहीं करते। कहीं पर शेड कर रहे हैं कुछ प्लांट्स तो दूसरे प्लांट्स में ग्रीन लीव्स हैं जिससे ये साल भर हमें ग्रीन दिखाई पड़ता है। क्लियर हुई बात? चलो, सो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ग्रो होते हैं उस एरिया में जहाँ हेवी रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जहाँ रेनफॉल होती है। यहाँ पर क्या होता है बेटा? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये वाले जो फॉरेस्ट हैं यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। क्लियर है? हॉट मतलब बहुत गर्म, और गर्म होगा और आसपास पानी होगा तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी एयर में आपको देखने को मिलेगी, हवा में नमी देखने को मिलेगी। देखो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, पानी से भी एवोपरेशन होने लगता है और वो एवोपरेशन ऊपर जाके हवाओं में मिल जाता है तो हवाओं में क्या आ जाती है? नमी। ये जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा होते हैं डेंस, घने। पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो फॉरेस्ट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो फॉरेस्ट घने घने हैं। बेटा ये जो फॉरेस्ट हैं जिन्हें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट कहते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे स्पीशीज़ मिलती हैं ट्रीज़ की। अभी जो बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं ट्रीज़ की ये एक साथ में अपनी पत्तियों को शेड नहीं करती, ठीक है, अलग अलग टाइम पे करती हैं। और इस वजह से क्या होता है? ये फॉरेस्ट हमें हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये आपको लर्न कर ही लेना है बेटा यहीं से कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती है ट्रीज़ की, है ना। डिफरेंट वैराइटीज़ यहाँ पर ट्रीज़ के अवेलेबल हैं और ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं डिफरेंट टाइम में। किसी की अक्टूबर में होगी तो किसी की नवंबर में, तो किसी की दिसंबर में, तो किसी की जनवरी में। इस वजह से ये फॉरेस्ट हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ते हैं और यही कारण है कि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। बेटा टॉल और एवरग्रीन जो ट्रीज़ होते हैं ये हमें इन फॉरेस्ट में मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें जो पेड़ मिलेंगे बहुत लंबे लंबे होंगे, एवरग्रीन होंगे। ये जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर हमें हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखें, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में हमें क्या मिलते हैं? हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं, जैसे रबर, बैम्बू, आयरनवुड, महागनी, पाम, केन, कोकोनट, एबोनी, रोजवुड, साल। तो 5 तो आपको लर्न कर लेना है। अगर लिखने को आ गया राइट डाउन और गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, तो क्या क्या लिखोगे आप? साल, रोजवुड, इवोनी, रबर, बैम्बू। 5 कोई भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। ये मेन ट्रीज हैं फॉरेस्ट के। कौन कौन से? रबर, बैम्बू, आयरनवुड, महागनी, पाम, केन, कोकोनट, इबोनी, रोजवुड, इटीसी। साल भी है। ये होते हैं बैम्बू ट्री। देख रहे हो हाइट? गजब। अच्छा, बैम्बू ट्रीज तो हमारे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं पर उनकी हाइट मैंने देखी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी यहाँ पर हम एवरग्रीन में देखते हैं। अच्छा, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो ये जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स पे मिलेंगे। क्लियर है?
नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेंगे, मतलब मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, और जो हिमालयन रीजन है उसका जो तराई रीजन है वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड पे। तो कहाँ मिलेंगे बेटा? वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स पर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हिमालय के तराई रीजन में, और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को।